देखो, अगर आप एक स्टूडेंट हो और साथ में आशिक भी हो, कहने का मतलब है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या किसी से प्यार करते हो, तो आपके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है जैसा अनुराग के साथ हुआ। अनुराग, जिसका सपना था IIT जैसे टफ एग्जाम को क्लियर करना, और इसीलिए 12th पास करने के बाद वो अपने शहर से बाहर जाता है। वो IIT एग्जाम क्लियर करने के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करता है। अनुराग पूरे फोकस के साथ हर दिन 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करता है। अनुराग की लाइफ में किसी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था, उसका फोकस सिर्फ अपने गोल पर था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अनुराग की कोचिंग में एक लड़की आध्या एडमिशन लेती है। आध्या भी पढ़ने में बहुत अच्छी थी, उसने भी 12th में टॉप किया था। उसका भी सिर्फ एक ही सपना था, IIT जैसे टफ एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में फोड़ना। जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे अनुराग और आध्या की दोस्ती बढ़ती गई। कोचिंग के बाद वो दोनों लाइब्रेरी में एक साथ पढ़ाई करते और एक दूसरे के डाउट सोल्व करते। अनुराग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट एंड मैच्योर था, इसलिए उसने पहले से ही अपने दिमाग में ये सेट कर रखा था कि उसे आध्या के साथ प्यार जैसे टाइम वेस्ट करने वाली चीजों में नहीं पड़ना है। और ये उसने आध्या को भी क्लियर कर रखा था कि हमें साथ रहकर सिर्फ अपने गोल्स पर फोकस करना है, किसी गलत फहमी में नहीं पड़ना है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब अनुराग खुद आध्या की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। आध्या के कारण वो अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट होने लगता है। अगर आध्या तुरंत उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं करती तो वो परेशान होने लगता और सारे दिन उसके मैसेज के रिप्लाई का वेट करते रहता, और इस कारण कहीं ना कहीं उसकी पढ़ाई भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही थी। वो पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहा था। अब एग्जाम भी सर पर आ चुके थे और जब उसके एग्जाम का रिजल्ट आया तो आध्या ने IIT के एग्जाम को क्लियर कर लिया था, लेकिन अनुराग नहीं कर पाया क्योंकि वह आध्या से डिस्ट्रैक्ट हो गया था, जबकि उसे पहले से ये क्लियर था कि उसे किसी गलत फहमी में नहीं पड़ना है। और ये कहानी सिर्फ अनुराग की नहीं बल्कि 10 में से 8 स्टूडेंट्स की सेम यही कहानी है, क्योंकि उन्हें अनुराग की तरह यही लगता है कि वो साथ में रहकर बिना किसी प्रॉब्लम के केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जब दो अपोजिट एलिमेंट्स मिलते हैं ना, तो रिएक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। अनुराग को पहले से ही पता था कि उसे अपने सपने को पूरा करना है, उसे आध्या के साथ प्यार में नहीं पड़ना है, उसे आध्या से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, लेकिन उसके बावजूद भी वो डिस्ट्रैक्ट हो गया। अब आगे मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर अनुराग आध्या से ना चाहते हुए भी डिस्ट्रैक्ट क्यों हुआ, और हम लोग अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट क्यों होते हैं, और इसकी वजह से हमारी लाइफ एंड स्टडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। और प्रॉब्लम को अच्छे से समझने के बाद हम बात करेंगे सॉल्यूशंस की, कि आखिर इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना कैसे है, इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है। तो चलिए एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर हम अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट क्यों होते हैं, क्यों हम किसी लड़की या लड़के के ख्यालों में खोए रहते हैं, क्यों हम सामने वाले बंदे की तरफ आकर्षित होते हैं। और इसका सिंपल सा रीजन है हमारी बॉडी में रिलीज होने वाले हार्मोन, क्योंकि ये जो 14 से 24 की उम्र होती है ना, इस उम्र में हमारी बॉडी में हार्मोन्स पीक पर होते हैं, जिसके कारण ही हम ना चाहते हुए भी अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, जैसे अनुराग हो गया था। चलो अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि आखिर अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होने से हमारी लाइफ एंड स्टडी में क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, क्योंकि आपके लिए इनको जानना बहुत जरूरी है। नंबर 1, टाइम वेस्टिंग। जब आप किसी अपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट होते हो, आप उसको चाहने लगते हो, तो इसके चलते आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हो, अपने गोल्डन टाइम का बहुत बड़ा हिस्सा बर्बाद कर देते हो, क्योंकि आप दिन भर उसके बारे में ही सोचते हो, उसके ही ख्यालों में डूबे रहते हो या कहीं की डूबी रहती हो, और उसके कॉल्स एंड मैसेज का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते रहते हो। इस कारण आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है और उस पर आपका ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि आपका ध्यान तो कहीं और ही होता है। नंबर 2, ओवर थिंकिंग। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि जब आप किसी अपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट होते हो तो आप उसके बारे में ही सोचते रहते हो और बहुत ज्यादा सोचते रहते हो, हर बात पर ओवर थिंकिंग करते हो। अगर वो आपसे नॉर्मल बात भी करता है और अगर आपको उसकी बातें या एक दो शब्द पहले से थोड़े अलग भी लगते हैं, तो फिर आप दिन भर उनके बारे में ही सोचते हो कि यार ये मुझसे ऐसे बात क्यों कर रही है, ये मुझे भाव क्यों नहीं दे रहा है, कहीं ये मुझसे नाराज तो नहीं है। और अगर सामने वाला बंदा किसी काम में बिजी है जिस कारण वो आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाता है, तो आप उसको लेकर भी ओवर थिंकिंग करते हो कि वह मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रही है, और इसके चलते आप बार बार स्मार्टफोन चेक करते हो, यानी कि आप पढ़ाई में बिल्कुल फोकस नहीं कर पाते हो। नंबर 3, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। देखो, फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉब्लम से तो आप जैसे तैसे करके निपट लेते हो, लेकिन यह जो थर्ड प्रॉब्लम है ना, ये आपके ब्रेन की वाट लगा देती है, क्योंकि इन सब में आप इतनी ज्यादा स्ट्रेस से गुजरते हो जिसकी कोई हद नहीं है। यह जो आप लव स्टोरी वाली मूवीज देखते हो ना, रियल लाइफ में जिंदगी वैसी नहीं होती है। इन सब में ऐसा मानो जैसे आपकी लाइफ का कंट्रोल ही किसी और के हाथों में है। जब सामने वाला बंदा आपसे अच्छे से बात करता है, आपके लिए टाइम निकालता है, तो आपको अच्छा लगता है, यानी कि आप हैप्पी फील करते हो। और जब सामने वाला बंदा किसी रीजन से आपसे बात नहीं करता है, आपके लिए टाइम नहीं निकाल पाता है, तो आप परेशान हो जाते हो, आप बहुत बुरा फील करते हो और बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हो। यानी कि उस वक्त आप दो स्ट्रेस से गुजर रहे होते हो, एक तो ये वाला और दूसरा एग्जाम का। इन तीनों के अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन ये जो 3 प्रॉब्लम्स मैंने बताई है ना, ये आपकी लाइफ और स्टडी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। और कहीं ना कहीं इनके चलते ही अनुराग भी एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाया, क्योंकि इन सब के चलते वो अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो गया। हम अपोजिट जेंडर से डिस्ट्रैक्ट क्यों होते हैं ये तो हमने समझ लिया है, और इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है उनको भी हमने अच्छे से जान लिया है। अब बात आती है सॉल्यूशंस की, कि आखिर इससे बाहर कैसे निकले, इस डिस्ट्रैक्शन से खुद को कैसे बचाएं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो इसके 3 प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस अब मैं आपको बताने वाला हूँ।
नंबर 1, स्टॉप हाईली वॉचिंग सोशल मीडिया। इसको सुनकर आप सोचोगे कि यार सोशल मीडिया का अट्रैक्शन से क्या कनेक्शन है, सोशल मीडिया कम यूज करने से क्या होगा। तो देखो मेरे दोस्त, सोशल मीडिया का आपके अट्रैक्शन से कनेक्शन है, बट आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि आप हर चीज को सिर्फ ऊपर ऊपर से देखते हो, उसकी जड़ तक नहीं पहुंचते हो और इसी कारण आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी नहीं निकाल पाते हो। मैं आपको सोशल मीडिया कम यूज करने की इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप जो देखते हो आप उन चीजों को ही रियल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करते हो और फिर आप धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हो। अभी आप अपने इंस्टाग्राम को खोलकर देखोगे ना तो आपको पता लगेगा कि आपने किस तरह के लोगों को फॉलो किया हुआ है। आप अपने यूट्यूब की हिस्ट्री में जाकर देखो कि आप क्या देख रहे हो, आप किस तरह के सॉन्ग सुन रहे हो और हिस्ट्री को छोड़ो। जब आप यूट्यूब खोलोगे ना तो जो आपको होम पेज पर दिखेगा ना वही आपकी हकीकत बयान कर रहा होगा, क्योंकि आप जैसा कंटेंट देखते हो YouTube आपको वैसा ही सजेस्ट करता है और जैसा आप देखते हो, जैसा सुनते हो, वैसे ही आप बनते हो। अगर आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसा कंटेंट आ रहा है जो आपको किसी अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इंस्पायर करता है तो आपको सोशल मीडिया यूज करना बंद करना होगा। हम बिल्कुल बंद तो नहीं कर सकते, इसलिए आपको अपने सोशल मीडिया का यूज कम करना होगा और उसके कंटेंट को भी चेंज करना होगा। आपको सिर्फ ऐसे लोगों को फॉलो करना है जो आपके गोल से रिलेटेड हो, जो आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए मोटिवेट करते हो। नंबर 2, व्हाट इज इम्पोर्टेंट। आप खुद के लिए थोड़ा टाइम निकालो और थोड़ा सोचो कि आपके लिए क्या जरूरी है, लव या फिर करियर। आपके लिए किसी के प्यार में पड़ना इम्पोर्टेंट है या फिर अपने और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना इम्पोर्टेंट है। आप अपने माँ बाप की तरफ देखो, वो आपके लिए कितना कुछ कर रहे हैं कि किस तरह से वो एक एक पैसा बचाकर आपके सपने को पूरा करने के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। आपके हाथों में ये जो स्मार्टफोन है ना, यह भी उनके पैसों का ही है। आपने जो कपड़े पहने हैं ना, वो भी उनकी मेहनत की कमाई के पैसों के ही है और आपके पास जो कुछ भी है वो सब उनकी मेहनत से आया है। तो आप थोड़ा सोच कर देखो, आपके माँ बाप आपके लिए कितना कुछ कर रहे हैं। आपके माँ बाप आपके लिए जो कर रहे हैं ना, आप उनकी मेहनत का 10% भी नहीं कर रहे हो। जब से तुम उनकी लाइफ में आए हो ना, तब से ही उन्होंने अपने सभी सपनों को भुलाकर सिर्फ एक ही सपना देखा है कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनेगा, और आप हो कि उस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत ही नहीं कर रहे हो। तो इसलिए मेरे दोस्त, उन फालतू की चीजों में टाइम वेस्ट मत करो क्योंकि टाइम ऑलरेडी बहुत वेस्ट हो चुका है। अब अपने सपने को पूरा करके अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाओ। हाँ, मैं ये भी अच्छे से जानता हूँ कि हम इंसान है, रोबोट नहीं, और हमारे अंदर फीलिंग होती है, लेकिन भाई अभी टाइम फीलिंग पर ध्यान देने का नहीं है, अभी टाइम है करियर पर ध्यान देने का। और अगर बात फीलिंग की आई गई है तो अपने माँ बाप का स्ट्रगल फील करो ना यार, ताकि तुम्हें मोटिवेशन मिले। और थर्ड पॉइंट भी है ये, पॉइंट नंबर 3, फील द स्ट्रगल ऑफ योर पेरेंट्स। देखो, तुम कभी ये मत भूलना कि तुम्हारे माँ बाप ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा दी है तुमको बेहतर इंसान बनाने में। तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने कई सपने कुर्बान किए हैं, क्योंकि अब तुम्हारा सपना ही उनका सपना है। और अगर तुम अपने सपने को पूरा नहीं कर पाए तो समझो तुम्हारे माँ बाप के सपने भी कभी पूरे नहीं हो पाए, क्योंकि उनको पूरा करने की जिम्मेदारी उन्होंने तुम पर छोड़ रखी थी और तुमने वो जिम्मेदारी सही से निभाई नहीं। और लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर तुम अपने घर की कंडीशन देखकर और अपने माँ बाप के स्ट्रगल को देखकर भी तुम इन फालतू की चीजों में पड़ रहे हो ना, तो तुम अपने माँ बाप से प्यार करते ही नहीं हो यार। और अगर करते हो तो उनकी उम्मीदों को पूरा करके दिखाओ। दोस्तों, हो सकता है ये तीनों पॉइंट सुनने में आपको बहुत सिंपल लगे, लेकिन मेरा यकीन मानो यही प्रैक्टिकल तरीका है इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का। क्योंकि जिस तरह से लोहे को लोहा काटता है, ठीक उसी तरह से इमोशंस को सिर्फ इमोशन से ही कंट्रोल किया जा सकता है। अगर वीडियो को देखकर आपको थोड़ा भी ऐसा लग रहा हो ना कि यार मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे इन चीजों पर नहीं बल्कि अपने गोल्स पर ध्यान देना चाहिए, तो आज से इन सभी चीजों से दूरियां बना लो। फिर देखो सपनों से नजदीकियां कैसे अपने आप बढ़ती हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो इन सब चक्करों में पड़े हैं। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।